नमस्कार। आज मैं आपको मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम में टोटल लॉस क्लेम के विषय में कुछ जानकारी दूंगा। और यह एक तरीके से एक क्लेम केस की स्टोरी है और जो अभी भी फाइटिंग के दौर से गुजर रहा है, मतलब विवाद के दौर से गुजर रहा है। बीमा लोकपाल में वो केस है और जो हियरिंग की सुनवाई में, मतलब जो बीमा धारक है उस क्लेम केस विवाद की बीमा लोकपाल ऑफिस में जो हियरिंग होनी है, सुनवाई होनी है, उसकी प्रतीक्षा में है। और शायद 5 या 6 महीने उस बीमा लोकपाल में शिकायत को दर्ज किए हुए भी हो गया है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो और ये जो क्लेम है, जो मैं आपके सामने ये स्टोरी ला रहा हूँ, उसका पर्पस ये है कि मतलब जो मेरे दिमाग में है, वैसे तो मैं बहुत क्लेम केस आपके साथ साझा करता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन देना मेरा उद्देश्य होता है। लेकिन और ये फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम जो मैं बोलता हूँ, फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या फोर्स टोटल लॉस क्लेम, जो भी आप समझें, उस विषय में ये है। और ये है कि जो अभी दिल्ली में पिछले महीने एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक I-20 गाड़ी जो ब्लास्ट हुई थी, मतलब इस्तेमाल की थी टेररिस्ट ने। और उसमें उस गाड़ी का जो काफ़ी बार बिना पेपर्स के बिक रही थी। तो बिना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करे गाड़ी बेचना, या फिर यूं कहें कि जो टोटल लॉस हमारे यहाँ इंश्योरेंस में बहुत सारी कंपनीज, निजी क्षेत्र की तो बहुत सारी और सरकारी में बहुत थोड़े से स्तर पे, जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस पब्लिक टोटल लॉस क्लेम होते हैं, जिन्हें टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है, उनमें जो गाड़ी की जो गाड़ी या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी, जिसे रैकेज बोलते हैं, मलबा, बहुत सारे लोग उसको साल्वेज भी बोलते हैं, चलिए साल्वेज बोल लीजिए, वैसे वो रैकेज होता है। तो और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है या जो इंश्योरेंस रूल है, उसमें भी उसके लिए रैकेज या शब्द तो खैर रैक वैल्यू है, यानी उसे बेच के जो रैक वैल्यू प्राप्त होगी, वो टोटल लॉस जो क्लेम सेटल कर रहे हैं उसमें उस रैक वैल्यू को एडजस्ट करने का प्रावधान है। तो बहुत सारे लोग इसको रैक वैल्यू ही लिखेंगे या बोलेंगे, लेकिन जो बीमे में मैं बता रहा हूँ, जो जो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, उसको एज ए व्हीकल बेचते हैं विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि फॉर्म 28, 29, 30 जो भी आरटीओ से संबंधित फॉर्म है, इंश्योर से साइन कराकर और किसी अनजान कबाड़ी को बेच दिया जाता है। और बीम जो कबाड़ी है उसको जैसे भी ठीक ठाक करके, और फिर आगे फर्दर किसी जो भी भविष्य में कोई इसको खरीदने वाला ग्राहक है, उसको बिना इंफॉर्मेशन दिए कि ये पहले टोटल लॉस हो चुकी है, बेच देता है। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो गलत है। मैं तो इसका बहुत विरोध करता हूँ और इस विषय में बहुत सारी कंसल्टेंसी भी करता हूँ। और बहुत सारी कंपनियां, जब हम शिकायत करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो मान जाती है, लेकिन कुछ कंपनी इतनी ज़िद्दी हैं कि वो तब भी नहीं मानती, उन्हें कोई सही और गलत से फ़र्क नहीं पड़ता। और सुनवाई का सिस्टम तो यहाँ हमारे देश में आप सब जानते ही हैं। तो ये जो दिल्ली वाला जो कांड हुआ, इसकी कुछ जांच कानपुर तक पहुंची और अखबारों में खबर साहब आती है। तो जो कानपुर के अप्रूव्ड सर्वेयर्स हैं, उन्होंने एक मीटिंग की अभी हाल फिलहाल में, जो मैंने आज न्यूज़ में पढ़ा। और उन्होंने आपस में शपथ ली कि साहब भविष्य में हम जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें जो टोटल लॉस क्लेम होगा, उसमें आरसी विद आरसी के लिए रिकमेंडेशन अपनी सर्वे रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे। तो ये बड़ा अच्छा, मतलब उन लोगों का, अप्रूव सर्वेयर्स का, सभी का अ, बहुत ही अच्छा विचार है और अच्छा कदम है। ऐसा ही होना चाहिए, नियम भी ऐसा ही है। और अगर जो चलिए पास्ट में गलती की, अगर उसमें कुछ सुधार ला रहे हैं तो ये बेहतर है। और अप्रूव्ड सर्वेयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स में। और उसकी सर्वे रिपोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है। अगर सर्वे रिकमेंडेशन देगा जो भी प्रॉपरली, तो बीमा कंपनी को इतना आसान नहीं है
उसको डालना। तो अब मैं ये जो क्लेम केस है इसको शुरू करता हूँ। ये एक साहब हैं और इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से मुझको ढूँढा। ये बीएसएनएल में एसडीओ हैं, भोपाल में पोस्टेड हैं और इनके पास एक 2017 मॉडल जो ग्रैंड विटारा विटारा ब्रेजा करके जो गाड़ी आती थी पहले, तो वो इनके पास 2017 मॉडल कार थी, डीजल कार थी और ठीक चल रही थी। अपना थोड़ा इस्तेमाल करते थे ये, तो वो ठीक चल रही थी। और इन साहब की ससुराल मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड मुरैना। तो मुरैना में कहीं किसी गांव में इनकी ससुराल थी। ये अपनी ससुराल के आसपास कहीं कुछ आने जाने में जो भी है। तो अप्रैल 2000, ये एक मिनट मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हाँ, पहले इस गाड़ी की मैं आईडी भी बता देता हूँ। 3,37,550 रुपये इस गाड़ी की इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू थी। जीरो डेप्रीशिएशन, एड ऑन कंज्यूमेबल कवरेज, ये सब एड ऑन कवरेज थी। 2017 मॉडल गाड़ी थी और 2/11/2024 यानी अभी 12वां महीना 2025 चल रहा है। लगभग एक साल एक महीने पहले आज से इस गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ। किसी वजह से लाइट में रात में हुआ था और ये गाड़ी सामने किसी पत्थर या किसी ऐसी चीज़ पे चढ़ी जिससे ये सामने से और नीचे की तरफ सेंटर, मतलब जो सेंटर होना चाहिए वहाँ से डैमेज थी। अगर इसे चारों तरफ से देखते हैं तो आपको लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो सब ये गाड़ी जो है जब 2 नवंबर 2024 को एक्सीडेंट हुई, ये एक मारुति डीलर वर्कशॉप पर ले गए गाड़ी को और क्लेम से संबंधित जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की। और इनकी एक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी से मारुति टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी थी। वर्कशॉप ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया और बीमा कंपनी ने एक अप्रूव सर्वेयर साहब अपॉइंट किए। कुछ दिन ऐसे इंक्वायरी सी चलती रही और जो मारुति डीलर वर्कशॉप है उसने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का, जो वास्तविक खर्चों से बहुत ज़्यादा का रिपेयर एस्टिमेट दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता में बना हुआ था। खैर, जो बीमा कंपनी ने अप्रूव सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया, उन्होंने सर्वे किया और इनकी इंश्योर्ड की और उनकी बातचीत हो रही थी वर्कशॉप के माध्यम से। और एक उन्होंने जो अप्रूव सर्वेयर साहब थे, उन्होंने 1,40,000 के लिए रेस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी का ऑफर दिया। यानी कि इस क्लेम में रिपेयर बेसिस पे मैक्सिमम लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड यानी 1,40,000 रुपये देगी, ऊपर जो भी खर्च होगा वो आपको इंश्योर्ड को वहन करना पड़ेगा। तो साहब 1,40,000 ये जो सर्वेयर साहब ने दिया, बहुत सारे मेरे बंधु साथी इस तरीके से करते हैं, तो ये गलत है। पॉलिसी में कोई रिस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी के लिए ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। और एक अप्रूव सर्वेयर को इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की जो भाषा है कवरेज, उसके अनुसार ही लॉस असेसमेंट और रिकमेंडेशन करनी होती है। तो ये जो 1,40,000 का ऑफर था, ये पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार नहीं था, जो गलत था। खैर, ये थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए कह रहे थे, वो टस से मस नहीं हो रहे थे। इसी दौरान इनमें कोई डिस्प्यूट हो गया, जो बात नहीं बनी। फिर साहब इनके संपर्क में जो भी है मैं आया। मैंने साहब उस गाड़ी को देखने गया। मैंने कहा मैं गाड़ी देखता हूँ, तो मैंने वो उस शहर में जाके वो गाड़ी देखी और वर्कशॉप पर ही देखी, वर्कशॉप मैनेजर से मिला और देखने के बाद मुझे लगा इसमें वर्कशॉप वालों ने भी कहा साहब इसमें ये इतने में लगभग 2 लाख से कम में ठीक हो जाएगी, 75% जो ऑफ आईडीवी है उससे कम में ये रिपेयर हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है साहब, आप एक एस्टिमेट दे दो या मेल पर लिख के दे दो और उसके बाद फिर हम जो इंश्योर्ड है वो डिसीजन ले लेगा इस विषय में। तो सब इसके बाद उन्होंने वर्कशॉप ने मेल पे भी दिया और मुझे ठीक से ध्यान नहीं, शायद मुझे ध्यान ने दिया या रिवाइज एस्टिमेट दिया, जो भी है, या नहीं भी दिया, जो भी है, हमने यानी इंश्योर ने बीमा कंपनी को मेल पे और सर्विस साहब को बताया साहब ये इतने में ठीक हो जाएगी, ये है। तो इसको आप पार्शियल लॉस क्लेम मानते हुए
रिपेयर बेसिस सेटलमेंट के लिए अप्रूवल दे दीजिए और निवेदन किया, लेकिन साहब ना तो बीमा कंपनी ना सर्वेयर साहब माने। उसके बाद साहब इंश्योर्ड ने और हमने मिलके डिसीजन लिया कि ये गाड़ी चूंकि 75% ऑफ आईडीवी से कम में ही रिपेयर हो जाएगी। जिस दिन मैं गाड़ी देखने गया उसी दिन मैंने उनसे बोला ये हो जाएगी। उन्होंने जो वर्कशॉप से बात की, जो उनको पैसा एक मिनिमम पैसा देना होता है, 50,000 रुपये शायद थे, वो उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर किए, मुझ पर विश्वास किया और गाड़ी को रिपेयर के लिए बोला कि अब मेरी जिम्मेदारी पे, मतलब गाड़ी मालिक की जिम्मेदारी पे शुरू कर दो। और उसके बाद सब जो वर्कशॉप ने गाड़ी में रिपेयर कार्य शुरू कर दिया। तो अभी जो मैं आगे की बात बताऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक पॉइंट पढ़ दूं। तो जो सर्वेयर कोई भी सर्वेयर अप्रूव सर्वेयर जो आईआरडी से लाइसेंस होल्डर है, उसके लिए सर्वेयर रेगुलेशन है 2015 जो अभी कार्यरत है, मतलब इफेक्टिव है। और 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे उसमें, तो मैं इसलिए इसको सर्वेयर रेगुलेशन 2015-20 बोलता हूँ। उसमें अप्रूव्ड सर्वेयर की 2015 में ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट तय है। कोई भी इसे गूगल से सर्च करके पढ़ सकता है, जान सकता है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ सकते हैं। अब मैं इसमें ड्यूटीज तो काफ़ी सारी हैं, सिर्फ एक ही ड्यूटी जो पहली है उसका एक पॉइंट है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये आई है, ये 2020 में अमेंड हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुआ था। ये है कमेंटिंग ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्लेम एंड असेसिंग द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर एज पर द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। यानी कि आप सर्वेयर जो है उनको एडमिसिबिलिटी यानी क्लेम ये मिलना चाहिए पॉलिसी के तहत या नहीं मिलना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन के तहत, इस विषय में कमेंट करना है। दूसरा, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी जो भी है, जो भी सुटेबल लाइबिलिटी है, उसकी कैलकुलेशन करनी, असेसमेंट करनी है, रिकमेंडेशन करनी है। तो ये जो पार्ट है, ये सेकंड जो मैंने अभी बोला कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बीमा कंपनी की यानी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के तहत जो भी जिस तरीके का भी वो क्लेम है, तो उसमें बीमा कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, उसकी उसका असेसमेंट करना है। तो ये जो बहुत सारे सर्वेयर बंधु हैं टोटल लॉस क्लेम में, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम में इस चीज़ को भूल जाते हैं, सिर्फ पार्शियल लॉस क्लेम मानकर सीधा रिपेयर बेसिस पर बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी निकाल कर कैलकुलेशन कर कर असेसमेंट कर कर छोड़ देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, जो भी मेरे सर्वेयर बंधु हैं या जो भी बीमा धारक हैं या बीमा कंपनी ऑफिशियल या से संबंधित लोग या बीमा धारक या वर्कशॉप वाले जो भी हैं, उनके लिए मैं ये बताऊंगा कि इस कंडीशन आई को पढ़ सकते हैं। यानी कि एक जो भी वो क्लेम है, अगर वो पार्शियल लॉस क्लेम है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें कितनी बीमा कंपनी की देनदारी होगी। यानी अगर जब क्लेम अप्रूव सर्वेयर के अकॉर्डिंग वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम में, तो फिर जो भी उसमें टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट में बीमा कंपनी की जो लाइबिलिटी है उसका असेसमेंट करना होगा, रिकमेंडेशन करनी होगी। तो इसी अब ये आगे आएगा। और एक चीज़ और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, दो तरीके के क्लेम होते हैं मोटर ओडी इंश्योरेंस पॉलिसी में। एक होता है पार्शियल लॉस क्लेम, जिसे रिपेयर बेसिस पे रीइंबर्स किया जाता है। यानी कि जो पॉलिसी कंडीशन 3 है उसमें एक्चुअल एंड रीजनेबल जो एक्सपेंसेस हैं टर्म्स एंड कंडीशन के तहत उसके क्लेम देने के लिए लिखा हुआ है। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम। ये वो क्लेम है जो रिपेयर जो पार्शियल लॉस क्लेम थे जिनका रिपेयर खर्च जो वास्तविक अनुमानित रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी तक है। दूसरे जो अब कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम वो क्लेम है जिनमें वास्तविक अनुमानित रिपेयर खर्च 75 ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है, वो सीटीएल क्लेम है। और जो गाड़ी रिपेयर करना संभव ही नहीं है या रिपेयर के लिए अवेलेबल ही नहीं है, वो टोटल लॉस क्लेम है। टोटल लॉस क्लेम को सेटल करने के लिए पॉलिसी कंडीशन 3, ये प्राइवेट कार की बात कर रहा हूँ, अगर कॉमर्शियल गाड़ी है तो उसकी कंडीशन 4 हो जाती है। तो प्राइवेट कार के लिए जो है कंडीशन 3 में उसमें दिया है कि आईडीवी के अकॉर्डिंग
और रैक वैल्यू यानी जो मलबा वैल्यू है उसको एडजस्ट करके जो भी अमाउंट आएगा वो बीमा कंपनी की नेट लायबिलिटी होगी। यदि उसमें कोई एड ऑन कवरेज आरटीआई या कुछ और है तो वो उसमें एड ऑन हो जानी है। तो दो तरीके के क्लेम है। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कोई एक टोटल लॉस क्लेम की क्वालिफिकेशन ही है। टोटल लॉस या तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम हो सकता है ऑब्लिक या फिर एक्चुअल टोटल लॉस हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस एक काइंड ऑफ टोटल लॉस ही क्लेम है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। अब हम इस क्लेम पर आते हैं। इसमें सर्वेयर साहब ने जो है असेसमेंट की और पार्शियल लॉस क्लेम मानकर जो भी सारे पार्ट्स और लेबर उन्होंने जो उन्हें ठीक लगा क्या उन्होंने वो असेसमेंट की। वो असेसमेंट उनकी आई 2,57,748 रुपये, जिसमें उन्होंने एक बहुत छोटा सा अमाउंट साल्वेज डिडक्शन भी किया लास्ट में। वैसे साल्वेज डिडक्शन नहीं होता है, अगर चाहे तो मास्टर सर्कुलर जो प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2024 है उसमें पढ़ सकते हैं कि इंश्योर्ड के क्लेम पे साल्वेज डिडक्शन नहीं करना होगा, ये बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें इन्होंने काटी थी। खैर ये कोई मुद्दा था भी नहीं। तो इनका एक था असेसमेंट ऑन रिपेयर बेसिस जो 2,57,748 आई। ये 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा थी। तो इस नज़रिए से वैसे ये नेट लाइबिलिटी पे किया, लेकिन रिपेयर खर्च क्योंकि ये जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन पॉलिसी है इससे ज़्यादा ही होगा। तो अगर ये इतना खर्च है तो ये वाकई में पार्शियल लॉस, ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है जिसे टोटल लॉस क्लेम के तौर पे सेटल करना चाहिए, रीइंबर्स करना चाहिए। अब दूसरा है इन्होंने टोटल लॉस बेसिस। इसमें इन्होंने गाड़ी की आईडीवी 3,37,000 जो भी है, मैं 3,37,000 ही मान लेता हूँ, माइनस 1,000 करके जो अमाउंट आया वो इन्होंने टोटल लॉस क्लेम के लिए रिकमेंडेशन की। तीसरा इन्होंने लिखा असेसमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम। जैसे कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कोई टोटल लॉस से अलग ब्रांच है या अलग टाइप है जबकि टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस एक ही क्लेम है, इसलिए जनरल रेगुलेशन 8 जो है इंडियन मोटर टैरिफ में या पॉलिसी में उसको CTL/TL लिखा जाता है, चूंकि दोनों टोटल लॉस ही हैं। लेकिन इन्होंने से एक अलग नई वैरायटी बनाया और इन्होंने उसके लिए लिखा आईडीवी 3,37,000 माइनस रैक वैल्यू विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2,95,000, जो 87.39% ऑफ आईडीवी, मतलब जैसे ये रैक वैल्यू मलबा वैल्यू बोल रहे हैं वो 87% ऑफ आईडीवी से भी ज़्यादा वैल्यू माइनस 1,000। तो इन्होंने CTL जो इसको नाम दिया उसमें 41,550 रुपये की देनदारी बीमा कंपनी की रखी। तो इन्होंने ये 3 टाइप की असेसमेंट दी, लेकिन रिकमेंडेशन पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो इनकी ड्यूटी जो मैंने पीछे महत्वपूर्ण ड्यूटी बताई थी उसके उसके उसमें कोई सी के लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशन नहीं की। इनका जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में जो रैक वैल्यू जो कह रहे थे और विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो बिल्कुल गलत तरीका था, इलीगल तरीका था। अगर रैकेट बेचने और गाड़ी बेचने में फ़र्क होता है, रैक वैल्यू और गाड़ी सेल वैल्यू में फ़र्क होता है। तो ये जो इनका तीसरा जो वैसे तो टोटल लॉस ही क्लेम है, उसको रीइंबर्स करने का नेट जो रैकेज के बेसिस पे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पेमेंट दे सकते हैं। एक और ऑप्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल, आप उनको नई गाड़ी के लिए भी ऑफर कर सकते हैं, एक वो भी ऑप्शन है। लेकिन एक अप्रूव्ड सर्वेयर को जो सबसे सुटेबल है उसके लिए रिकमेंडेशन करनी है, जो इस रिपोर्ट में नहीं थी। और बहुत सारे मेरे संगी साथी अप्रूव्ड सर्वेयर इस किस्म की गलती करते हैं। हमारा रोल इसलिए नहीं है कि बीमा कंपनी की मर्जी पसंद के अनुसार सर्वे रिपोर्ट बनानी है। हमारा रोल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो सही है निष्पक्षता से रिपोर्ट बनानी है, जिससे न किसी का हानि सोचना न किसी का लाभ सोचना है। लेकिन इलीगल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाके इलीगल तरीके को बढ़ावा देने का बिल्कुल भी रोल नहीं है, जो इस रिपोर्ट में पॉइंट नंबर जो 3 इनका असेसमेंट CTL क्लेम के तौर पे इनकी की गई थी, जबकि CTL और TL क्लेम एक ही हैं। और नेट लाइबिलिटी जो बेहतर जो
अप्रूव सर्वेयर की ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का एक मेन पॉइंट है आई। तो उसके तहत इन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ ऐसे ही करके छोड़ दिया था। तो अप्रूव सर्वेयर का रोल क्या रहा कि वो रिकमेंडे बता ही नहीं सका कि क्लेम एडमिसेबल था या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इस क्लेम में बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए। नेट लाइबिलिटी बताने के लिए एग्जैक्टली जो जिस तरीके से आप सेटलमेंट के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हो कि पार्शियल लॉस क्लेम या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम, तो उसकी भी रिकमेंडेशन करनी होगी। तो साहब ये, और उसके बाद अब मैं उस पे आ जाता हूँ, क्योंकि गाड़ी रिपेयरिंग का डिसीजन ले लिया था। गाड़ी कुछ समय बाद रिपेयर हो गई और गाड़ी 1,90,951 रुपये में रिपेयर हुई। मारुति डीलर वर्कशॉप पर हुई, जो 56.56% ऑफ आईडीवी था, यानी कि 75% से लगभग 19 18% के करीब कम था। उसके बाद इन सर्वेयर्स आपको बिल दिया गया और बीमा कंपनी को भी बिल इनवॉइस दी गई और निवेदन किया गया, साहब अब तो इतना खर्च है, अब इसको पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस पर क्लेम को सेटल करने के लिए असेसमेंट कीजिए, अप्रूवल दी। अप्रूवल तो खैर क्या, रिपेयर तो हो चुकी थी, लेकिन ना तो बीमा कंपनी मानी ना ये साहब माने। इन्होंने री इंस्पेक्शन किया, लेकिन ये और बीमा कंपनी अपनी जिद पे अड़े रहे। 56%, 56.5% रिपेयर खर्च और डीलर के यहाँ हुआ। गाड़ी आज भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, उसका बीमा भी है, और बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। अब वो उसके बाद बीमा लोकपाल ऑफिस भोपाल में ये इसके लिए ऑनलाइन तरीके से शिकायत दर्ज की गई। उनकी प्रक्रिया जो भी पेपर्स मांगे वो दिए, लेकिन इतना सुस्त है कि शायद 5 6 महीने हो गए हैं, अभी वो इन क्यू में ही हैं, और अभी कोई अ, मतलब कुछ भी अभी उस पर नहीं हुआ। लेकिन एक बीमा धारक देखो उनका कितना शोषण हुआ। लगभग 1 साल हो गया, और 1 साल 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया और उन्हें क्लेम नहीं मिला। और इस शोषण में जो मेरे संगी साथी अप्रूव सर्वेयर की जो कार्यशैली है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रही। अगर वो सही से रिकमेंडेशन करते और सर्वे रिपोर्ट बनाते, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये बात सच है कि सर्वे रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन उससे हटना भी आसान नहीं है। बहुत तार्किक रूप से बहुत सॉलिड वजह से हटा जा सकता है, क्योंकि बीमा कंपनी जो अपने जो कम्युनिकेशन में जवाब देती है वो अप्रूव सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट को ही आधार रख के जवाब देती है। तो इसलिए जो कानपुर में जो सर्वेयर्स ने मोटर ओडी इंश्योरेंस अप्रूव सर्वेयर्स ने जी, सॉरी मैं मोटर ओडी बोल गया, अप्रूव सर्वेयर जो मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के तहत सर्वेइंग करते हैं, ऑटो क्लेम के लिए सर्वेइंग करते हैं, उनका शपथ लेना या ये वादा करना या ये कहना आरसी कैंसिलेशन के साथ बहुत अच्छा स्वागत योग्य डिसीजन है और सराहनीय है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं तो निवेदन करूंगा ये पूरे देश में जो अप्रूव सर्वेयर्स हैं वो इसको फॉलो करें और नियमानुसार चलें और इलीगल चीज़ को बढ़ावा ना दें। नहीं तो ये दिल्ली में जैसे कांड हुआ ऐसे हो सकता है, चोरी में मिसयूज होता है, हो सकती है। आईआरडीए ने गाइडलाइन भी दी हुई है कि टोटल लॉस क्लेम में आरसी कैंसिलेशन करके क्लेम सेटल करने के लिए सभी बीमा कंपनी को सलाह दी है। लेकिन कुछ लोग तब भी नहीं मानते हैं और कुछ इस तरीके से सीटीएल और टीएल में भेद करने लगते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम शब्द मैरीन इंश्योरेंस एक्ट से आया है, और जहां साफ लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है, मैं कई बार शेयर भी कर चुका हूँ, कोई भी पढ़ सकता है कि टोटल लॉस एक जो है वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या एक्चुअल टोटल लॉस, कुछ भी क्लेम दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च है, तब कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम होता है। तो ये साहब जो बीएसएनएल में एसडीओ साहब हैं, इनको दिक्कत आई, लेकिन ये भले आदमी हैं और ये देर लगेगी लेकिन अपना क्लेम ले ही लेंगे। तो आज का मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मैसेज था। और मेरी तो सबसे, मैं जितने बीमा धारक अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो विद रजिस्ट्रेशन गाड़ी किसी अज्ञात कबाड़ी को कभी न दें। रजिस्ट्रेशन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो गाड़ी मालिक है उसकी,
कल के दिन उससे कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदारी गाड़ी मालिक की ही होगी। और रैकेज बेचना और गाड़ी बेचने में फ़र्क होता है। तो अब इसको विराम देते हैं, फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार।